नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज हम अपने कार्यक्रम में चर्चा करेंगे किडनी से जुड़ी बीमारियों के बारे में। किडनी से जुड़ी बीमारी क्यों होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं और उसका क्या इलाज होता है। किडनी ट्रांसप्लांट किडनी ट्रीटमेंट में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो किडनी ट्रांसप्लांट किसकी हो सकती है, कौन दे सकता है और इसको लेकर क्या भ्रांतियां हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम में। तो शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम हेल्थ गुरु। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान, नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट डॉक्टर E.T. सूरी। डॉक्टर सूरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब, किडनी ट्रांसप्लांट पर तो हम जाएंगे ही, लेकिन ये एक लास्ट स्टेज है कि किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आती है। शुरुआत में यहीं से करना चाहूंगे आपसे कि किडनी से जुड़ी जो प्रमुख बीमारियां हैं वो कौन सी होती हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं। किडनी से जो किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है उसको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। और किडनी ट्रांसप्लांट यूजुअली किडनी दो टाइप की बीमारियां रहती हैं। एक होती है एक्यूट किडनी इंजरी, जो कि अचानक किडनी खराब हो जाती है किसी भी कारण, जैसे उल्टी दस्त लगने से या शरीर में कोई फीवर या इन्फेक्शन होने से या कुछ दवाइयां खाने से, और जो थोड़े टाइम बाद सही हो जाती है। जो बीमारी सही नहीं होती और जो कंटिन्यूअस 3 महीने से परसिस्ट करती है उसको कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज। उसमें 5 स्टेजेस रहती है, स्टेज 1 टू स्टेज 5। वो डिपेंडिंग अपॉन वेरियस इन्वेस्टिगेशंस और किडनी का एक मेजरमेंट होता है GFR, उसके हिसाब से होता है। तो जो स्टेज 5 होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5, उसमें उसका ये मतलब रहता है कि किडनी का फंक्शन लेस देन 15% और लेस हो गया है। और दूसरी चीज ये रहती है कि उसमें अब दवाइयों का इफेक्ट बॉडी में नहीं रहेगा, उसको बॉडी या पेशेंट को सरवाइव करने के लिए एक रिप्लेसमेंट थेरेपी चाहिए। वो रिप्लेसमेंट थेरेपी या तो डायलिसिस होता है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट होता है। तो ये 2 थेरेपीज रहती है इन क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5। डॉक्टर साहब, 2 तरीके की आपने किडनी से जुड़ी बीमारी बताई, जिसके स्टेज 5 में जाने के बाद क्रॉनिक में आपको या तो डायलिसिस की जरूरत होती है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की। शुरुआत में यहीं से आपसे करना चाहूँ दूसरा सवाल कि लक्षण क्या होते हैं और क्या सही समय पर ट्रीटमेंट कर लेने से किडनी की जो सीवियर प्रॉब्लम है, यानी कि इस स्टेज तक हम पहुंचे, क्या उससे हम बच सकते हैं। हाँ, मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज की कुछ कारण होते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण रहते हैं जैसे हाइपरटेंशन, जो हाई ब्लड प्रेशर, या डायबिटीज मेलाइटस, जो कि मधुमेह की बीमारी कहते हैं। ये 2 मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है। और ये शुरुआत में इनका ट्रीटमेंट होने से किडनी डिजीज बचाई जा सकती है, क्योंकि एक बार अगर किडनी फेल हो गई और एक बार आपकी किडनी सुकड़नी स्टार्ट हो गई या किडनी में प्रोटीन लीक होना स्टार्ट हो गया, स्पेशली डायबिटीज में, या ब्लड प्रेशर की वजह से, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की वजह से अगर एक बार चीज खराब हो गई, तो फिर अल्टीमेटली ये क्रॉनिक किडनी डिजीज प्रोग्रेस करेगी। और अगर आदमी सरवाइव करता है तो क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 आएगी, जिसमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। अगर डायबिटीज को समय रहते हुए अच्छी तरह ट्रीट किया गया, अगर ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह ट्रीट किया गया, या कुछ बीमारियां रहती हैं जिनको कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अगर वो समय टाइम पर डायग्नोस हो गई और उसका ट्रीटमेंट किया गया, तो ये स्टेज 5 या क्रॉनिक किडनी डिजीज से बचा जा सकता। और एक बार अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई तो वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोग्रेशन फास्ट रहता है डायबिटीज वाले पेशेंट्स में या कुछ और बीमारी वाले पेशेंट्स में। फिर उसको स्लो करने के लिए ट्रीटमेंट किया जा सकता है, जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 2 है तो उसको धीरे धीरे प्रोग्रेस हो, जिससे स्टेज 5 में बहुत टाइम बाद पहुंचे, तो फिर वो दवाइयां दी जाती है। पर हाँ, उसका ट्रीटमेंट बेसिकली वो जब बिल्कुल प्रोग्रेस कर जाएगी तो फिर ट्रांसप्लांट या डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा और जो 5वां स्टेज जिसका जिक्र आपने किया डॉक्टर साहब, इस पर हम चर्चा करें। लक्षण मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, डायबिटीज बहुत तेजी से चल रही है। हाँ, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। हाँ, तो इसको क्या हम मैनेज कर सकते हैं? अगर किसी को डायबिटीज है तो कैसे वो मैनेज करे कि किडनी पर उसका इफेक्ट ना पड़े। उसमें कई जो पेशेंट डायबिटीज का होता है, एक तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट रहती है, उसको खान पान में अपना मीठा ना खाना, अपना नियमित रूप से आहार लेना, वेट गेन ना हो। और दूसरा, अगर उसको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नियमित रूप से ले। शुगर कंट्रोल अच्छा रहना चाहिए। A1C एक टेस्ट होता है शुगर मापदंड का, जो कि 3 महीने का शुगर कंट्रोल बताता है, तो वो
इट शुड बी आइडियली लेस देन 7, मतलब 7 से लेस होना चाहिए, बट आइडियली शुड बी लेस देन 6.5, जिससे डायबिटीज की जो कॉम्प्लिकेशंस होती है, 3 कॉम्प्लिकेशंस होती है। एक आई की कॉम्प्लिकेशंस होती है, जिसमें आई में रेटिना इफेक्ट हो जाता है और अल्टीमेटली वो प्रोग्रेस होके आदमी अंधा हो जाता है। दूसरा न्यूरोपैथीज रहती है, नर्व्स इफेक्ट रहती है, जिससे हाथ पांव में कमजोरी आने स्टार्ट हो जाता है और आदमी के हाथ पांव कम काम करते हैं। उसका एक और कॉम्प्लिकेशंस रहता है कि उसमें पांव में कुछ चुभ जाए या कुछ कील चुभ जाए तो वो महसूस नहीं होता और अल्टीमेटली उसमें डायबिटिक फुट होने के भी चांसेस रहते हैं। और तीसरा कॉम्प्लिकेशन क्रोनिक किडनी डिजीज का होता है। ये तभी होता है जब आपका शुगर कंट्रोल अनकंट्रोल टाइप का हो, मतलब आपने शुगर की परहेज नहीं की, कोई दवाइयां नहीं दी और शुगर बीमारी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है, तो अल्टीमेटली वो किडनीज और माइक्रोवेस्कुलेचर, ये सारी माइक्रोवेस्कुलेचर डिजीज है, जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी। रेटिनोपैथी मींस आंख की बीमारी, नेफ्रोपैथी मींस किडनी की बीमारी और न्यूरोपैथी मींस नर्व्स की बीमारी। ये सारी अल्टीमेटली इसमें डायबिटीज के इफेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं और फिर परमानेंटली डैमेज होता है। तो सब में अच्छा जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो गुड शुगर कंट्रोल विद राइट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड मेडिसिन्स, और दूसरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल। और उसमें कुछ दवाइयां होती हैं आजकल जो कि किडनी डिजीज से भी प्रिवेंट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, डायबिटीज का आपने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर को क्या आपको गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है? क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि बीपी को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं और मेडिसिन को लेकर भी बहुत ज्यादा अवेयर नहीं रहते हैं। तो क्या इसका लॉन्ग टर्म में नुकसान किडनी पर पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। उसमें डायबिटीज के साथ साथ ब्लड प्रेशर का भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है किडनी फेलियर का। और अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होता है तो उसमें भी ब्रेन में इफेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। ब्रेन में हेमरेज हो सकते हैं, ब्रेन में इन्फार्क्ट हो सकते हैं, ब्रेन की नस फट सकती है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो सकता है। दूसरी आंखों में ब्लड प्रेशर की वजह से प्रेशर बढ़ सकता है, उसकी वजह से आंखों में इफेक्ट आ सकता है। और तीसरा किडनीज में। और अगर ये तभी होता है जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो। अगर शुरू में ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, कई लोगों में भ्रांतियां रहती है कि एक बार ब्लड प्रेशर की दवाई खाना स्टार्ट कर दी तो आगे जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है। आपको ब्लड प्रेशर की दवाई तभी लिखी जाती है, तभी दी जाती है जब आपका कंट्रोल नहीं है। अगर कंट्रोल है तो आपको लेने की जरूरत नहीं रहती। तो इसलिए ये सारी मेडिसिन जो है ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है टू प्रिवेंट ऑर्गन डैमेज, बिकॉज अगर इफ द ऑर्गन डैमेज अकर्स देन द थिंग कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, देन द डिजीज विल प्रोग्रेस। तो आपको एक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो एक प्रभाव है वो बोला जाता है। तो ये खासकर किडनी की बीमारी में बहुत ही अनुकूल प्रभाव है, क्योंकि एक बार अगर किडनी आपकी डैमेज हो गई तो फिर आपको स्टेज 5 जरूर आएगा। चाहे आप कितना भी इलाज, फिर आप कहें कि अब हमने ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल कर लेंगे, अब हम डायबिटीज अच्छी कंट्रोल कर लेंगे, तब करने से अच्छा जब शुरू में जब हो तब आपका कंट्रोल हो तो फिर बहुत अच्छा रहता। तो आपको ये महंगे इलाज जैसे डायलिसिस है या ट्रांसप्लांट है ये बचे जा सकते हैं। पर अगर एक बार डैमेज हो गया तो फिर ये इलाज पे आपको जाना पड़ेगा अल्टीमेट। बिल्कुल, ये गंभीरता समझनी होगी डॉक्टर साहब, और ये काफी अहम जानकारी आपने दी डायबिटीज और बीपी पेशेंट के लिए। यहाँ पर शुरुआत अगर हम बात कर लें कि लक्षण अगर किस तरीके से आ रहे हैं जो आपको इशारा कर रहे हैं कि अभी भी अगर आप गंभीर नहीं होते हैं तो ये बीमारी गंभीरता की तरफ बढ़ सकती है, वो मेजर जो सिम्टम्स है मुझे लगता है इसके बारे में भी आप बताइए। असल में एक प्रॉब्लम ये है किडनी की बीमारी में कि लक्षण थोड़ा एडवांस स्टेज ऑफ किडनी डिजीज में आते हैं, स्टार्टिंग में लक्षण नहीं आते, तो इसलिए इसको आपको मॉनिटर करना पड़ता है। जैसे जो भी डायबिटीज का पेशेंट है या ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको साल में 2 या 3 बार किडनी के टेस्ट कराने चाहिए, जो कि बड़े सिंपली और हर जगह अवेलेबल है। रीनल फंक्शन टेस्ट जिसमें यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिन में प्रोटीन की मात्रा कितनी है, ये साल में 2-3 बार करा लेने चाहिए, जिससे आपको मालूम चलता रहे कि आपकी किडनी सही तरह से काम कर रही है, उसमें प्रोटीन यूरिन में लीक तो नहीं हो रहा। दूसरे लक्षण रहते हैं जब जो नॉर्मल लक्षण जो देखे जाते हैं किडनी के पेशेंट में, खास तौर से कि अगर कोई आदमी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर, और अगर वो एक मेडिसिन ले रहा है तो पता चलता है कि ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है और 2 या 3 या 4 मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लक्षण है जिसको कहते हैं इंक्रीज इन और एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन, कि आपका ब्लड प्रेशर पहले था पर अब उसकी वैल्यू बढ़ गई है और आपको दवाइयों से
3-4 दवाइयां लेनी पड़ रही है तो भी कंट्रोल नहीं हो रहा। दूसरा, सब में कॉमन लक्षण रहता है कि पाँव में सूजन आना, चेहरे पे आना और पाँव में आना। जब आदमी सुबह उठता है तो उसको लगता है कि चेहरा सूजा हुआ है, और जब काफी देर से बैठा रहता है तो पाँव में सूजन आनी स्टार्ट होती है। तीसरा, कई लोग जो अलर्ट रहते हैं तो उन लोगों को पेशाब में या यूरिन में फ्रॉथ दिखता है, मतलब फ्रॉथीनेस इन द यूरिन, जैसे कि पेशाब में झागदार पेशाब आना, इसको कहते हैं, वो लक्षण रहता है। जब एडवांस स्टेज होती है तो भूख न लगना, खून की कमी होना, एनीमिया, और आपको बार बार उल्टियां आना, जी मचलाना, जिसको जीआई सिम्टम्स, जो पेट के संबंधित सिम्टम्स रहते हैं, अधिक मात्रा में खुजली होना, ये एडवांस किडनी डिजीज के सिम्टम्स है। फिर लंग्स में लोगों को सांस फूलनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लंग्स में या तो पानी आ जाता है क्योंकि वो बाहर निकल नहीं पा रहा किडनी द्वारा, तो वो लंग्स में जाके जमा होना स्टार्ट होता है, तो आदमी की सांस फूलना, और उसको थोड़ी दूर चलने पे या इवन सोने में उसकी सांस फूलनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे लक्षण है एडवांस किडनी डिजीज के, जिसमें ब्रेथलेसनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, इचिंग, एनीमिया और इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये सारे लक्षण है, और फ्रॉथ इन द यूरिन। बिल्कुल। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के बाद डॉक्टर साहब, मेजर जो हमारा डिस्कशन है वो ये है कि किडनी से जुड़ी बीमारियों का ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। डॉक्टर साहब, किडनी से जुड़ी बहुत सारी चर्चा हमने की, अब ट्रीटमेंट वाले पार्ट पर हम चर्चा करते हैं। दोनों ही तरीके की जो बीमारियां हैं किडनी से जुड़ी, उसमें ट्रीटमेंट आज की तारीख में हम देखें तो किस तरीके से अवेलेबल है और कितना इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है मरीज को? हाँ, किडनी का ट्रीटमेंट तो स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 सब में चलता रहता है, जिसमें कुछ दवाइयां रहती हैं जिससे डिजीज को स्लो किया जा सकता है। खासकर ब्लड प्रेशर की दवाइयां रहती हैं जिसको जो कि इजीली अवेलेबल है और कोई बहुत ज्यादा उसकी कॉस्ट भी नहीं है, जिसमें लोसार्टन, टेल्मिसार्टन, इस टाइप की एस इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स रहते हैं। फिर कुछ और मेडिसिन होती है जिसमें शरीर का तेजाब की मात्रा ना बढ़े, क्योंकि किडनी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है टू रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट की गोलियां भी आजकल उपलब्ध हैं, जो कि किडनी फेलियर पेशेंट्स में काफी यूज की जाती हैं। सूजन के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट रहता है कि सूजन के लिए कुछ मेडिसिन होती है जो शरीर में एक्स्ट्रा सूजन निकाल दे। पर ये सब होने के बाद जब क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 होती है तो उसमें ये दवाइयों के साथ साथ आपको रिप्लेसमेंट थेरेपी देना होता है। तो रिप्लेसमेंट थेरेपी 2 टाइप की होती है, एक होता है डायलिसिस, जो इसमें ब्लड की प्यूरिफिकेशन होती है, और दूसरा होता है किडनी ट्रांसप्लांट, जो एक जिसमें किडनी आपको दूसरे व्यक्ति से, चाहे वो जीवित हो या मृत हो, उसकी किडनी आपको लगा दी जाती है, और उसके लिए आपको ताकि वो किडनी बॉडी में बनी रहे और रिजेक्शन ना हो, तो आपको कुछ दवाइयां लेनी पड़ती हैं, और जिससे आप डायलिसिस से बच जाते हैं। तो ये 2 बेसिक ट्रीटमेंट है डायलिसिस। और डायलिसिस भी 2 किस्म का होता है। एक होता है कि जो सब लोग काफी अवेयर है, जो कि हीमोडायलिसिस रहता है, जो ब्लड प्यूरिफिकेशन रहता है, और एक होता है कि आपके पेट में कैथेटर लगा देते हैं, जिसको कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसका पूरा नाम है CAPD, क्रॉनिक एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, कि वो जो पेट में लगा दिया जाता है और घर में आपका डायलिसिस हो सकता है। तो ये 2 टाइप के डायलिसिस रहता है। और किडनी ट्रांसप्लांट भी, जिसमें डोनर या तो मृत है, जिसको कहते हैं कैडावरिक ट्रांसप्लांट, जिसमें पेशेंट जो डोनर है वो ब्रेन डेड है, और दूसरा होता है लाइव किडनी ट्रांसप्लांट, जिसमें आपका घर का व्यक्ति आपको किडनी डोनेट करता है। डॉक्टर साहब, डायलिसिस पर थोड़ी सी चर्चा कर ले। एक बार अगर मरीज डायलिसिस पर आ जाता है किडनी में, तो क्या उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, डायलिसिस बंद हो जाता है, या फिर अगर एक बार डायलिसिस शुरू होती है तो फिर उसका उपाय वही होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट जाके आगे? नहीं, बीमारी डायलिसिस ठीक नहीं करती। डायलिसिस का सिर्फ ये एम रहता है कि इट इज अ स्टेपनी, मतलब बेसिकली जो किडनी का फंक्शन है, वो अब किडनी आपकी काम नहीं कर रही तो वो मशीन के द्वारा आपको ब्लड प्यूरिफिकेशन चाहिए। वो किडनी को रीजनरेट नहीं कर रहा है, ना किडनी को हेल्प कर रहा है, वो सिर्फ किडनी का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए वो एक बार शुरू होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 में,
तो फिर आपको कंटिन्यू रहना पड़ता है। और जैसे मैंने शुरू में बताया था प्रोग्राम के कि एक बीमारी होती है एक्यूट किडनी इंजरी, जिसमें थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आपको हफ्ता 2 हफ्ता मैक्सिमम 3 हफ्ते तक डायलिसिस की जरूरत पड़े, और फिर वो बंद हो जाता है, क्योंकि उस टाइम भी किडनी टेम्पररी काम करना बंद कर दिए, तो आपको एक दूसरी टाइप का औजार चाहिए या एक मीडियम चाहिए जो किडनी की तरह फंक्शन करे और ब्लड को प्यूरिफाई करने। तो वो तब उस एक्यूट किडनी इंजरी में डायलिसिस पेशेंट ठीक होने पे डायलिसिस बंद हो जाता है। पर क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 में अगर पेशेंट स्टेज 5 में है तो उसका डायलिसिस कंटिन्यूअस हफ्ते में 2 बार या 3 बार, मोर इज बेटर, मतलब 3 टाइम्स अ वीक हफ्ते में कंटिन्यूअस चलता है, या उसको किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता, तो फिर डायलिसिस से बचा जा सकता। डॉक्टर साहब, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट करें, एक तो जीवित होती है और जैसा दूसरा आपने बताया कि ब्रेन डेड पेशेंट का भी किया जा सकता है, तो ये किडनी डोनेट कौन कर सकता है? क्या इसके लिए कोई एज क्राइटेरिया है, या क्या क्या जरूरत होती है अगर कोई चाहे अपने रिलेटिव्स या अपने परिचित को किडनी डोनेट करना? एज इज इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, क्योंकि एक तो कंसेंट लीगल एस्पेक्ट्स भी है किडनी ट्रांसप्लांट के, तो लीगल एस्पेक्ट के लिए जो एज क्राइटेरिया है फॉर गिविंग कंसेंट वो 18 ईयर्स है, तो 18 ईयर्स एंड अबव का व्यक्ति दे सकता है। और पहले जो एल्डरली एज ग्रुप में जो लिया जाता था अराउंड 60, पर अगर कोई आदमी 65 साल का और काफी हेल्दी है और उसको कोई बीमारी नहीं है, ना ब्लड प्रेशर है, ना डायबिटीज है, और वो ना हार्ट की प्रॉब्लम है, और काफी फिट है, उसकी बायोलॉजिकल एज मतलब ऐसा उसकी भले ही एज 65 66 है, पर वैसे वो 45 के बराबर उसकी उम्र है, बायोलॉजिकल एज है, तो फिर वो डोनेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है, और कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो किडनी अपनी डोनेशन दे सकते हैं। तो अपर एज ग्रुप आजकल काफी उसमें काफी स्पेस आ गई है, क्योंकि इन एल्डरली एज ग्रुप्स का भी डोनर बन सकते हैं, क्योंकि डोनर शॉर्टेज होने की वजह से, जैसे कोई घर में नहीं है और सिर्फ माता पिता है और पिता की उम्र 66 साल है और पेशेंट को अब किडनी चाहिए और वो ही देने वाले हैं, तो वो ले सकते हैं अगर उनको कोई बीमारी नहीं है और उनको कोई हार्म नहीं होना चाहिए देने के बाद। डॉक्टर साहब, किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपने दी। अहम बात यह है कि किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद में किस तरीके से प्रिकॉशन मरीज को रखना होता है, दोनों को, देने वाले को भी और लेने वाले को, और क्या इसके बाद में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं? किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहले अपन रेसिपिएंट की बात करें, डोनर की बात करें, तो डोनर को यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डोनर को प्रॉब्लम होती है तो आपका किडनी ट्रांसप्लांट का मकसद ही फेल हो गया, क्योंकि आपको पहला एम है ऑफ ट्रांसप्लांटेशन की नो हार्म टू डोनर। तो इसलिए डोनर की काफी विग्रस जांचें होती हैं, जिसमें आपको ये चेक किया जाता है कि उनको कोई हार्म तो नहीं होगा किडनी देने के बाद, और उनको प्रिकॉशन जो रखनी पड़ती है, खासकर अगर कोई आदमी 40 इयर्स का एज का है और उसको अभी कोई बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, और आगे चल के जैसे वो 55-60 का होता तो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या कोई और बीमारी होती है, तो उसको उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, जैसे ताकि क्योंकि वो सिंगल किडनी है तो उसको उसका बचाव करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सिंगल किडनी हो चाहे डबल किडनी हो, तो उनको अनवांटेड मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, जो कि आजकल काफी कॉमन है कि नीम हकीम की कोई दवाइयां ना लें, दूसरा पेन किलर्स ना लें, तीसरा स्मोकिंग ना करें। तो इस टाइप का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी हल्का फुल्का करना पड़ता है डोनर को, मेजर मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहिए। जो हेल्दी लाइफस्टाइल की चीजें हैं वो डोनर को फॉलो करना चाहिए, और वो हर आदमी को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डोनर को स्पेसिफिकली, जैसे स्मोकिंग, तंबाकू च्यूइंग, टोबैको च्यूइंग, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। दूसरा अब आते हैं रेसिपिएंट पे, क्योंकि रेसिपिएंट को काफी प्रिकॉशंस के साथ किडनी ट्रांसप्लांट में चलना पड़ता है। उसको कुछ दवाइयां दी जाती हैं जिसको कहते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स। तो ये दवाइयां इसको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। इन दवाइयों की मात्रा शुरू में हाई रहती है और ग्रेजुअली इसकी डोजेज कम होती जाती है, और ये एक स्पेशलिस्ट डॉक्टरी किडनी स्पेशलिस्ट जो ट्रांसप्लांट में किया, जो जिनको ट्रांसप्लांट करते हैं उधर उनके काफी क्लोज वॉच में रहते हैं शुरू के स्पेशली 6 मंथ्स में, और ग्रेजुअली इनका किडनी फंक्शंस हर हफ्ते में 2 बार और धीरे धीरे फिर कम होता जाता है, तो उनको मॉनिटरिंग के हिसाब से चलता है। उनको सफाई
अच्छा यूज करना चाहिए, मतलब कि कोई गंदे माहौल में नहीं रहना चाहिए, ओवर क्राउडेड कंडीशंस में नहीं आना चाहिए। और जैसे आज की डेट में कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, तो इससे भी इनको लेना चाहिए, क्योंकि पहले जो किडनी ट्रांसप्लांट होते थे बिफोर कोरोना पेंडेमिक, तो जो ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स होते थे वही मास्क पहने रहते थे। आज की दुनिया में तो हर कोई आदमी मास्क पहना हुआ है, तो उस किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को भी मास्क और ये सारी चीजें पहननी चाहिए, और वो लाइफ लॉन्ग है, चाहे कोरोना पेंडेमिक रहे ना रहे तो भी उनको पहनना चाहिए। दूसरी चीजें रहती है कि इम्यूनो सप्रेशन इनको लेना चाहिए। तीसरा, टोबैको, च्यूइंग, अल्कोहल और अनवांटेड मेडिसिन का इनको सेवन नहीं करना चाहिए। और अपने किडनी फंक्शन टेस्ट और ड्रग की लेवल्स पीरियोडिक रूप से कराते रहना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये तो उन पेशेंट के लिए भी है जिन्होंने किडनी दी हुई है और जिनको किडनी लगी हुई है, लेकिन सामान्य तौर पर ये मैं आपसे जानना चाहूँ कि उनके लिए भी और सभी के लिए भी अपना खान पान कितना जरूरी है, कौन सी चीजें किडनी के लिए नुकसान होती है, एक मैसेज यहाँ से देना चाहें आप। किडनी के लिए वैसे कोई चीज नुकसान नहीं होती। एक तो होता है कि नॉर्मल पेशेंट्स, मतलब नॉर्मल पीपल जैसे कि आप, मैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनमें हम लोगों को ये अपील करते हैं कि कोई भी अनवांटेड मेडिसिन का सेवन, लोग जैसे कि किसी से पूछ के कोई दवाई खा ली, ये खा लिया, ओवर द काउंटर मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खासकर पेन किलर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि हेल्थी लाइफस्टाइल लीड करना चाहिए, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर, क्रोनिक किडनी डिजीज आर हाइपरटेंशन और डायबिटीज, और ये लाइफस्टाइल डिजीजेज है। तो आपको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, कार्डियो करनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल का अवॉइड कीजिए, सुबह जल्दी उठे, रात को जल्दी सोए, स्ट्रेस अवॉइड कीजिए। ये सारी जो चीज, एक सबको एक नॉर्मल योगा का इस्तेमाल कीजिए, ये सारी चीजें करनी चाहिए। और अगर एक किडनी का पेशेंट है तो उसको भी ये सारी चीजें करनी चाहिए, पर उसको डाइटरी मॉडिफिकेशन रहता है, जिसमें आपको लेस ऑफ सॉल्ट लेना पड़ता है। अगर स्पेशली अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है और स्वेलिंग है बॉडी में, तो आपको सॉल्ट का इंटेक, जो कि नमक का इंटेक, कम कर देना चाहिए। दूसरा, उन लोगों को फ्रूट्स या फ्रूट जूसेस की मात्रा, क्योंकि ये हाई, इसमें फ्रूट और फ्रूट जूसेस में पोटेशियम की मात्रा काफी हाई रहती है, तो ये चीजें नहीं ले सकते। पालक, मेथी, टमाटर, ये सब चीजों का अवॉइडेंस करना चाहिए। पानी की भी मात्रा उसमें लिमिटेड होती है, क्योंकि अगर आप ज्यादा पानी पिएंगे और शरीर में सूजन है तो वो और सूजन बढ़ जाएगी, तो इसलिए पानी का इंटेक भी थोड़ा सा कट डाउन करना पड़ता है। ये लेकिन सारी प्रिकॉशंस है जिनको किडनी की बीमारी है। बिल्कुल, काफी अहम जानकारी डॉक्टर साहब आज आपने दी, किडनी से जुड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो किडनी से जुड़ी बीमारी न हो, इसके लिए बेहतर है कि सामान्य दिनचर्या इस्तेमाल, सादा भोजन बहुत जरूरी होता है, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक हेल्दी एक्सरसाइज भी जरूरी है, ताकि किडनी से जुड़ी बीमारी से आप अपने आप को बचा सकें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।